हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका डेरिवेशन पे डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे बात करी थी। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आपको बताए थे उसकी कैसे पहचान करते हैं और अगर कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनके फैक्टर्स के पता होने से जीरो ऑर्डर रिएक्शन बनती है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। सेकंड बताया कि मेटल की सरफेस पे गैस का अपघटन होता है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और थर्ड था हमारा कोई भी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, यानी जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है किसी एंजाइम की प्रेजेंस में तो वो भी होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है और उस पर देखते हैं उसका डेरिवेशन कैसे सॉल्व होता है। तो फर्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये बात। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, यानी जब अभिक्रिया की दर एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करेगी तो वो होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब एक अभिकारक पद पर कैसे अभिक्रिया की दर डिपेंड करती है और फिर रेट ऑफ रिएक्शन उसकी कैसे लिखें वो देखते हैं। मान लो कोई रिएक्टेंट है ए और रिएक्टेंट ए से बनता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ए से क्या बना? प्रोडक्ट। तो अब देखो एक्सपेरिमेंट द्वारा ये पता लगाया गया, एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो अभिक्रिया की दर है वो एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर समानुपाती ए। तो इसको कैसे लिखेंगे? अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर समानुपाती ए का एक्टिव मास इसकी पावर आ जाएगी 1। तो लेकिन ये ध्यान रखना हमें कैसे पता पड़ेगा अभिक्रिया की दर ए पर डिपेंड करिए, वो एक्सपेरिमेंट करके पता पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगेगा। तो एक्सपेरिमेंटली ही देखा गया कि अभिक्रिया की दर ए की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की दर समानुपाती ए। तो क्या लिख सकते हैं इसको? अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर समानुपाती क्या हो जाएगी? बराबर के, समानुपाती को के बदल दिया इनटू ए का एक्टिव मास। और देखो जो इसकी घात होगी ए की पावर क्या है? 1। तो आपको बताया था अभिक्रिया की दर जिस अभिकारक पद की सांद्रता पर निर्भर करती है, यानी उसकी सांद्रता मापने के परिवर्तन होता है, तो उसकी जो घात होगी वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। तो इसकी कितनी घात है? 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इसके? 1। तो हम यहां लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इसकी? 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में कौन कौन सी आती हैं जहां एक रिएक्टेंट्स भाग लेता है। ठीक है, यानी एक रिएक्टेंट्स मींस ये है कि उसमें क्या होगा, एक रिएक्टेंट ही ऐसा है जिसकी सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन हुआ है, उसकी जो पावर होगी वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। तो देखो इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, जैसे एग्जांपल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स। फर्स्ट है जैसे H2O2 का जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है H2O प्लस O2 में। तो यहाँ कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी? 2 की, और यहाँ भी 2 की। यानी H2O2 का डिकम्पोजिशन हुआ और क्या बना? H2O प्लस O2 बना। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये यहाँ जो है अभिक्रिया की जो दर है वो एक ही अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करती है। तो देखो ये रिएक्शन क्या है? एक से ज्यादा पदों में होने वाली रिएक्शन है। और ऐसे रिएक्शन जो एक से ज्यादा पदों में होती हैं वहां पे क्या होता है, इसका मतलब वहां पे हम ये देखेंगे जो पद है वहां मंद गति से होने वाला जो पद होगा उसमें जो अभिकारक पद होगा
उसकी सांद्रता मापने योग्य परिवर्तन हुआ या नहीं है। अगर उसकी सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन हुआ है तो उसी की घात होगी कोटि। तो अब ये रिएक्शन देखो कैसे हुई। रिएक्शन दो पदों में है, यानी अगर हमसे एक है मॉलिक्यूलरिटी कितनी है इसकी 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 2, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसकी 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसकी 1। ठीक है, तो आपको मैंने मॉलिक्यूलरिटी में ये चीज बताई थी कि ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा होती है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसकी जब 1 हो तो ऐसी रिएक्शन क्या कहते हैं उसको, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसके नंबर, एग्जांपल नंबर, ये तो फर्स्ट हो गया, एग्जांपल नंबर सेकंड। ठीक है, तो ध्यान रखना है H2O के यहाँ पे H2O ये रिएक्शन दो पदों में हो रही है और दो पद में एक पद इसका तेज गति से और एक पद इसका मंद गति से। तो उस मंद पद में जो अभिकारक है उसकी जो घात होगी वही अभिक्रिया कोटि होगी। जैसे देखो मैं इसको लिखूं H2O को मैं लिख सकता हूं H2O2, मैं इसको दो पदों में कैसे लिखूंगा, H2O प्लस हाफ O2। एक तो पद ये लिखा मैंने, दूसरा पद देखा मैंने H2O2, फिर ये वाला पद देखा H2O प्लस हाफ O2। यानी ये रिएक्शन ऐसे दो पदों में हो रही है। मान लो ये पद इसका फास्ट है, फास्ट स्पीड से, और ये हो रहा है स्लो। तो देखो अभिक्रिया की दर कौन से पद से निकलती है, स्लो पद से निकलती है, स्लो स्पीड वाले पद से। तो ये जो पद है ये मंद गति से हो रहा है, तो अभिक्रिया की दर इसी पद से निर्धारित होगी। तो इसी पद को कहते हैं वेग निर्धारक पद, और वेग निर्धारक पद में जो अभिकारक है उसकी पावर कितनी होगी, 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर इस पे डिपेंड नहीं करेगी। अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती है, H2O2 की पावर आ जाएगी 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये आ जाएगी बराबर 1। ये देखो अभिक्रिया की दर तेज गति से होने वाले पद पे डिपेंड नहीं करती है, तो इसका मतलब इस वाले पद पे डिपेंड करिए और जो पद पे डिपेंड करे वो वेग निर्धारक पद होता है। तो ध्यान रखना मॉलिक्यूलरिटी तो 2 ही है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी 1 है। सेकंड एग्जांपल देखो और कौन कौन से होते हैं, जैसे C12H22O11, इसका हमने करा हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस होने पे ये बनाता है ग्लूकोज, C6H12O6 और फिर प्लस C6H12O6 ये बनाया, तो ये तो कहलाएगा ग्लूकोज और ये बनेगा फ्रक्टोज, ये बना फ्रक्टोज, और ये क्या है, सुक्रोज, ये है सुक्रोज। तो हमने अब ये देखा कि सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें प्राप्त होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जल की सांद्रता बहुत ज्यादा होने के कारण इसमें क्या होता है, इसमें परिवर्तन क्या होता है, बहुत कम, नगण्य। तो इसका मतलब इसकी सांद्रता क्या रहेगी, हाँ स्थिर मान ली जाएगी, और इसकी सांद्रता जब स्थिर है तो अभिक्रिया की दर इस पे डिपेंड नहीं है। तो अभिक्रिया की दर किस पे डिपेंड कर रही है, ग्लूकोज सुक्रोज पे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी यहाँ भी कितनी आएगी, 2। तो इसमें भी मॉलिक्यूलरिटी है 2, मॉलिक्यूलरिटी तो क्या, अभिकारक अणुओं की संख्या, एक अभिकारक ये है और एक है ये, तो मॉलिक्यूलरिटी तो 2, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन वो समानुपाती किसकी है, ओनली सुक्रोज, C12H22O11, और इसकी पावर कितनी है, 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी हो जाएगी बराबर 1। तो ये ध्यान रखना है, यानी जब H2O की सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन नहीं हुआ, बहुत कम हुआ, तो उसकी सांद्रता क्या होगी, स्थिर, और जिसकी सांद्रता होती है स्थिर, अभिक्रिया की दर उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है।
तो अभिक्रिया की दर किस पे डिपेंड करी है? सुक्रोज पे। तो हमने लिख दिया अभिक्रिया की दर समानुपाती सुक्रोज, और इसकी पावर कितनी है? 1। तो इसका मतलब जितनी इसकी पावर है उतनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी 1। तो देखो ये भी ऐसी रिएक्शन है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रही है 1, यानी ये भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और देखते भी और बहुत सारी रिएक्शंस है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में आती हैं। तो देखो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं और इसके एग्जांपल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर के। सेकंड एग्जांपल देखो इसका थर्ड में हम दिखा सकते हो ग्लूकोज CH3 COO(C2H5), इसमें मिला दी हमने H2O। तो H2O का तनु अम्ल की प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस होने से क्या बनाता है? ये बनाएगा, एक तो बनेगा एसिटिक एसिड CH3, ये बना CH3COOH, और फिर प्लस दूसरा बनेगा C2H5OH बनेगा, यानी एक एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ भी देखो H2O की कंसंट्रेशन में क्या होगा? बहुत कम परिवर्तन होगा, यानी यहाँ भी इसकी सांद्रता क्या रहेगी? स्थिर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? इथाइल एसिटेट पे। तो ये होगा अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर किसके प्रोपोर्शनल है? CH3 COO C2H5 के। अभिक्रिया की दर CH3 COO C2H5, इसकी कंसंट्रेशन क्या है? H2O की सांद्रता क्या है? यहाँ स्थिर, H2O की सांद्रता यहाँ स्थिर रहेगी। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी यहाँ? 1। तो देखो इसकी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रही है? 1। ठीक है। तो लेकिन मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है भी है? मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? मॉलिक्यूल्स गिन लो, एक ये और एक ये, कितने हो गए टोटल? 2। तो मॉलिक्यूलरिटी 2, तो कौन सी रिएक्शन है? बाई मॉलिक्यूलर। और कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो देखो ये भी क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन ध्यान रखना जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा हो लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसकी फर्स्ट आ जाए, वो सभी क्या करेंगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और वो क्या होती है? वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होती हैं सारी। बहुत सारी रिएक्शंस और भी बहुत सारी बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। और ऐसे भी एक PCl5 है, उसका डिकम्पोजिशन करें PCl3 + Cl2, तो वहां पे भी क्या है? रिएक्टेंट्स PCl5 हमने देखा किसमें टूट जाता है? PCl3 + Cl2। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ किस पे समानुपाती है? PCl5। रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती क्या है? PCl5। अब देखो PCl5 की घात कितनी है? 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी इसकी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होगी इसकी 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी, जहां पे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर आ जाए, इसका मतलब वो रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और जहां मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल न आए, इसका मतलब वो एक से ज्यादा पदों में होने वाली रिएक्शन है, जिसको कहते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक। अब बात चलते हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।